नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस क्लास के अंदर। चलिए जो है आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके एसएससी में आने वाले कुछ क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एसएससी किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके एमटीएस वाले पेपर में देती है, और अभी जो पेपर होने वाला है आपका उसके अंदर किन क्वेश्चंस की आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सारे क्वेश्चंस आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए भाई, क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि विटामिन ए की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। देखो, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा एग्जाम के अंदर। अब विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपका होता है रतौंधी रोग। कौन सा? रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे? विटामिन बी की कमी से होता है अपना बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से आपका होता है स्कर्वी रोग। क्या? स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की वजह से आपका होता है रिकेट्स। हो सकता है एग्जाम के अंदर विटामिन ए की जगह कोई दूसरा विटामिन के बारे में पूछ ले, सी के बारे में, डी के बारे में या फिर बी के बारे में, तो आप इनमें से लगा सकते हैं। इसके बाद आपका जो विटामिन के है उसकी वजह से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। अब देखिए आपको ऑप्शंस में क्या क्या दे रखे हैं। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग जो किसकी कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से। एक होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस जिसे अपन कहते हैं वर्णांधता, जो कि है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक विकार है। ये जो आपका होता है आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है आपका वर्णांधता, वो किसकी वजह से होता है? आपके जो दो कलर है वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। कौन कौन से? रेड कलर और ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। किस डिजीज की वजह से? आपका ये वर्णांधता की वजह से। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। फिर आपका आता है स्कर्वी रोग। तो स्कर्वी आपका किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। बाल शोष यानी कि मेरास्मस डिजीज, तो ये जो डिजीज होती है वो होती है आपकी प्रोटीन की कमी की वजह से। किसकी? तो क्वाशियोरकर और मेरास्मस जो डिजीज है ये दोनों ही आपकी होती है प्रोटीन की कमी से। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इन दोनों में से आप लगा सकते हैं मेरास्मस डिजीज और आपका क्वाशियोरकर डिजीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से त्वरित अभिक्रिया करती है? देखो, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, इसके लिए क्या क्या? देखो, एक है कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन सी धातु करती है। दूसरी चीज है कि गर्म जल के साथ कौन सी अभिक्रिया करती है। गर्म जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है। एक है आपका कि भाप के साथ कौन सी अभिक्रिया करती है धातु। और आपका फोर्थ जो है वो है कि कौन सी धातुएं ऐसी है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब देखिए, ठंडे जल के साथ कौन सी धातु आपकी अभिक्रिया करती है, तो आपको याद रखना है सर्दियों में ठंडे पानी से नहाते हैं तो कांपते हैं, तो ठंडे पानी से नहा के कांपते हैं। नहा के यानी कि Na सोडियम, के यानी कि पोटेशियम, कांपते हैं से आपको बनाना है कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। तो आपकी जो धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया करती है वो कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। फिर आपका आता है गर्म जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है, तो सर्दियों में गर्म पानी के साथ नहा के मज़ा आ जाता है, तो मज़ा से आपको क्या बनाना है? मैग्नीशियम।
तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि गर्म जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है, तो कौन सी है? मैग्नीशियम। उसके बाद आता है कि भाप के साथ यानी कि स्टीम के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है। तो देखिए भाई, आपको एक आम की किस्म पता है, अल्फांसो। अल्फांसो जो है बहुत ज़्यादा महंगा आता है, आम की एक टाइप की किस्म है जो कि बहुत महंगी है। उसके भाप जो है आसमान छूते हैं और भाप जो है वो भी अपनी आसमान छूती है। तो ये जो आपकी भाप है उसके साथ कौन सी धातुएं अभिक्रिया करेंगी? अल्फांसो से आपको बनाना है, अल्फांसो से एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये कौन सी धातुएं हैं जो आपकी भाप के साथ अभिक्रिया करेगी। इसके बाद जो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो देखो सोना चांदी कॉपी करके जल से नहीं लड़ते हैं, यानी कि सोना चांदी से बना लो औरम, अर्जेंटिनम यानी कि सोना चांदी कॉपी करके यानी कि अपना कॉपर जल से नहीं लड़ते हैं, यानी कि जल से अभिक्रिया नहीं करेंगे। और लड़ने से आपको क्या बनाना है? लेड यानी कि पीबी। तो ये वाली सारी ट्रिक आप याद करिएगा, तो ये चारों चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अब देख लीजिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो ठंडे जल में आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो क्या आ जाएगा इधर? ऑप्शन डी, पोटेशियम। मैग्नीशियम किसके साथ करेगी? गर्म जल के साथ। एल्यूमिनियम और जिंक किसके साथ करेगी? भाप के साथ अभिक्रिया। तो अपना आ जाएगा पोटेशियम। हो सकता है एग्जाम में यहाँ पर ठंडे जल की जगह आपको दे दिया जाए गर्म जल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लैक्टिक एसिड सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड आपका किसमें प्रेजेंट होता है? देखो भाई, टमाटर के अंदर आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट है? ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड जो है आपका टमाटर के अंदर प्रेजेंट है। ये जो ऑक्सैलिक है ये टमाटर के साथ साथ पालक के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब दूध के अंदर आपका कौन सा है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर दूध का, दही का भी पूछ ले तो भी यही लगाना है, लैक्टिक एसिड। दूध दही में कन्वर्ट किस जीवाणु की वजह से होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से। चलिए, सिरके के अंदर कौन सा एसिड होता है आपका? तो सिरके के अंदर आपका होता है एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड जो है आपका सिरके के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि एसिटिक एसिड में 4 to 5% क्या होता है? ये प्रेजेंट है सिरके के अंदर। 4 to 5% एसिटिक एसिड होता है। इसके बाद आपका सेब के अंदर कौन सा एसिड है? तो मैलिक एसिड पाया जाता है सेब के अंदर। कौन सा? मैलिक एसिड आपका होता है सेब के अंदर। ठीक है भाई। अब देखिए, अगर आपसे और पूछ लिया जाए कि जो आपके खट्टे फ्रूट्स है, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, तो सिट्रिक एसिड के लिए क्या लगाएंगे? नींबू हो गया आपका, ऑरेंज हो गया। खट्टे जो फ्रूट्स हैं उनमें आपका सिट्रिक एसिड आ जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि चींटी का जो डंक है या फिर बिच्छू का डंक है उसमें कौन सा एसिड है, तो कौन सा है? मेथेनोइक एसिड। कौन सा? मेथेनोइक एसिड उनके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इमली में कौन सा है, तो टार्ट्रिक एसिड इमली के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, कुछ एसिड आपको पता होने चाहिए जो कि आपके इन चीज़ों के अंदर प्रेजेंट है। आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध के कारण होता है? इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मधुमेह, संक्रामक जुकाम, खांसी या फिर बेरीबेरी। देखो, बेरीबेरी जो है वो तो आपका किसकी वजह से होता है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। ठीक है। खांसी और जुकाम जो है वो आपके होते हैं वायरस की वजह से। किसके? वायरस की वजह से आपके ये जो खांसी और जुकाम है वो होते हैं, यानी कि ये कैसे डिजीज़ है? आपकी वायरल डिजीज़ है। तो ये दोनों किसकी वजह से होंगे? वायरस की वजह से होंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका है मधुमेह, जिसे अपन क्या कहते हैं? डायबिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज़ कहते हैं। देखो,
अपनी जो बॉडी है उसके अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। अब ये जो अग्नाशय है ये क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। ये इंसुलिन का क्या कार्य होता है? तो ये जो इंसुलिन है वो अपने ब्लड में जो शुगर का लेवल है, ब्लड में शुगर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। शुगर को कंट्रोल करने का कार्य करता है अपना इंसुलिन। अब मान लो कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की हो गई कमी, इंसुलिन कम हो रहा है तो आपका जो ग्लूकोज का लेवल है आपके ब्लड के अंदर वो बढ़ जाएगा। ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा यानी कि आपके जो है डायबिटीज़ हो जाएगी भाई, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, इनहिबिट नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो इंसुलिन है वो ही कम हो गया। जब ये ही कम हो गया तो ग्लूकोज को रोकेगा कौन? उसका कंट्रोल कौन करेगा? तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से कौन सा रोग होता है? अपना मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज़। तो आपसे क्या पूछा है? इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपका मधुमेह रोग। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइफॉइड रोग निम्न में से होता है? जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से या फिर कवक से? देखिए भाई क्या आएगा, किसकी वजह से जो है आपका टाइफॉइड रोग होता है? इसका जो पैथोजन होता है वो क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी, जिसकी वजह से ये क्या होता है? ये डिजीज आपकी होती है। पैथोजन क्या है इसका? साल्मोनेला टाइफी। अब देखो एक ट्रिक याद कीजिए। कौन सी ट्रिक है? रिया तो डिप्टी ट्रेन में न्यू टिकट पाकर कालसी का गाना गाए है। इससे आपका तपेदिक बन जाता है, टाइफॉइड बन जाता है, आपका कुष्ठ रोग होता है, टिटनेस होता है। इन सब जो डिजीज़ है ये किससे होती है? आपकी जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से होती है। फिर आपकी एक दूसरी ट्रिक है प्रोटोजोन के लिए, तो वो क्या है? प्रोटोजोआ के लिए है काले सोने पे रिया मरे, यानी कि कालाजार हो गया, ल्यूकोरिया हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, पेचिस हो गया, मलेरिया हो गया और पायरिया हो गया। ये है आपकी प्रोटोजोन डिजीज। फिर आपकी एक ट्रिक आती है रेखा एंड जीजू हिप हॉप गरबा डांडिया इन पर नाचते हैं, यानी कि रेबीज, खसरा, एड्स, हिपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ये सब किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। और फिर आता है फंगस, यानी कि आपके जो जमाई राजा होते हैं वो हमेशा फफूंदी होते हैं। ठीक है, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, दाद, खाज, खुजली, एथलीट फूट, ये सब किसकी वजह से होता है? आपका फंगस की वजह से होता है। आपसे किसका पूछा है? टाइफॉइड, जिसका पैथोजन क्या है? साल्मोनेला टाइफी, और ये किसकी वजह से होता है? आपका ये होता है जीवाणु की वजह से। हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे जो है कोई और डिजीज का नाम देके पूछ लिया जाए। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी डिजीज़ का नाम पूछ के जो है आपसे पूछ लिया जाता है देकर कि ये किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये अपन जो है पूरी ट्रिक के साथ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कार्य की SI इकाई है? डेसिबल, जूल, पास्कल या फिर हर्ट्ज? तो कार्य की जो यूनिट होती है वो क्या है? आपकी जूल। क्या है? जूल जो है आपकी कार्य की यूनिट है। इसमें किसको मापा जाता है? आवृत्ति को। डेसिबल में जो है आपकी ध्वनि को भी मापा जाता है, और जो पास्कल है वो किसका मात्रक है? आपका दाब का, प्रेशर का। तो अपना क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़े। देखो खाना पकाने में निम्न में से कौन सा एसिड जो है वो प्रयुक्त होता है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? देखो आपका जो सिरका है वो डालते हैं आप लोग, ये जैसे चाइनीज़ फूड है उनके अंदर आप सिरका यूज़ करते हैं खाने को टेस्टी बनाने के लिए, या फिर अचार का जब परिरक्षण आप करते हैं तो उसमें सिरका डालते हैं।
तो ये जो कौन सा एसिड है जो इनमें से प्रयुक्त होता है सिरका बनाने में? आपका एसिटिक एसिड। कौन सा एसिटिक एसिड जो है आपका सिरका बनाने में प्रयुक्त होता है? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इधर? ऑप्शन डी। आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है जिसे अपन लिखते हैं H2SO4 से, ये आपका क्या है? बैटरी एसिड है। बैटरी एसिड के रूप में अगर आपसे पूछा जाए कि किसको जाना जाता है तो कौन सा एसिड है? आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपका क्या होता है? HNO3। क्या है? HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है आपका? HCl है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इधर? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्लोरीन निम्न में से किसका प्रतीक है? कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट या फिर कैडमियम? देखो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है ऐसा क्वेश्चन, या और अब तक जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो हाइड्रोजन के बारे में पूछा है। अब देखिए आपसे किसका पूछा है? क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो है आपका क्या है? Cl होता है। कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या है आपका? C। क्लोरीन का है आपका Cl। कोबाल्ट का आपका क्या है? CO। और कैडमियम का क्या है आपका? Cd। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इधर ध्यान से देखना कि क्या लिखा हुआ है, कहीं C देख के कार्बन पे टिक कर दो। तो क्या आ जाएगा इधर? अपना ऑप्शन बी। हो सकता है आपसे किसी और एलिमेंट के बारे में भी पूछ ले, आपको 30 तक एलिमेंट तो देखने हैं, याद करने हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में 30 तक ही पूछते हैं मोस्टली, तो आपको 30 तक तो याद करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा प्राणी जगत के मैमेलिया संघ का एक उदाहरण है? देखो इस पृथ्वी पे बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब क्या सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ स्टडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। सारे ऑर्गेनिज्म को अपन ने क्या किया? क्लासिफाई कर दिया। तो सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके अलग अलग जगत में रख के और अलग अलग फाइलम में रख के जो है क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, जिससे एक जैसे जो एनिमल है उनको एक फाइलम के अंदर डाल दिया तो स्टडी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अब देखिए आपसे क्या पूछा है? प्राणी जगत के मैमेलिया संघ का एक उदाहरण है। तो मैमल्स, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? स्तनधारी जीव। क्या कहते हैं? स्तनधारी जीवों के अंदर निम्न में से कौन आता है? मुर्गी, मगरमच्छ, कबूतर या फिर चूहा? तो देखो आपका जो चूहा है वो किसके अंदर आता है? मैमल्स के अंदर आता है। चूहा क्या है? मैमल्स के अंदर है। हम लोग किसके अंदर आते हैं? मैमल्स के अंदर आते हैं। ये आपके जो चौपाया जानवर है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? मैमल्स के अंदर। यानी कि जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो आते हैं अपने मैमल्स के अंदर। आपके कबूतर जो है, पंछी यानी कि बर्ड्स को आपके किस में रखा गया है? एव्स के अंदर रखा गया है, एवीज वर्ग के अंदर रखा गया है। मगरमच्छ जो है वो क्या है आपका? रेप्टाइल है। ये क्या है? कॉर्डेट है आपकी, किसे? कॉर्डेटा संघ में इनको रखते हैं। और कॉर्डेटा का जो फाइलम है कौन सा? अपना मगरमच्छ रेप्टाइल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इधर? ऑप्शन डी, यानी कि चूहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर में निम्न में से कौन सी ग्रंथि या अंग पित्त रस का स्त्रावण करती है? कौन सी ग्रंथि है या फिर कौन सा अंग है जो कि पित्त रस स्त्रावित करती है? देखो पित्त रस को अपन क्या कहते हैं? बाइल जूस। क्या? बाइल जूस कहते हैं। अब निम्न में से कौन सी ग्रंथि जो है बाइल जूस का स्त्रावण करती है? तो अग्नाशय, यकृत, पीयूषिका या फिर पीनियल? बताइए क्या आएगा इसका? देखो अग्नाशय जो ग्रंथि है वो आपकी अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है। अब आप कहेंगे कि अंतःस्रावी क्या है, बाह्य स्रावी क्या है? आपके दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिन्हें अपन कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक आपकी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? वही स्रावी ग्रंथि कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है उन्हें अपन कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन क्या होती है? जो किसी विशेष केमिकल या फिर जूस का स्त्रावण, रस का स्त्रावण करती है, उन्हें अपन कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए
आपकी जो यकृत ग्रंथि है वो क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो कि एक विशेष रस का स्त्रावण करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बाइल जूस। क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। ये बाइल जूस क्या करता है, तो अपना जो डाइजेशन प्रोसेस है, पाचन की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें ये अपना रोल प्ले करता है। कौन, बाइल जूस। तो अपना क्या आ जाएगा इधर, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इधर अपना आ जाएगा। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, अपना अग्नाशय से होता है इंसुलिन हार्मोन। पीयूषिका यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जो कि अपनी क्या है, मास्टर ग्लैंड है। क्या है, मास्टर ग्लैंड, जो कि क्या करती है, जितनी भी और ग्लैंड्स है उनको हार्मोन्स जो है रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करती है, उनसे कहती है कि भाई साहब हार्मोन रिलीज करो। इसीलिए इस पीयूषिका को, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीनियल जो ग्लैंड है वो आपकी ब्रेन के जो है बीच में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन। थर्ड आई यानी कि मनुष्य की तीसरी आँख कहा जाता है पीनियल ग्लैंड, जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या कार्य करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है। उस हार्मोन का कार्य होता है कि जो आपकी बायोसाइकिल चलती है उसका कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए, तो अपना इधर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, या फिर अपन इसको क्या भी कहते हैं, सुसाइडल बैग। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग यानी कि आत्मघाती थैली कहा जाता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी कॉय या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या है आपका, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है भाई साहब, आगे चलिए। गोल्जी काय और राइबोसोम जो है ये कैसे ऑर्गन है, यानी कि कैसी ऑर्गेनेलीज है, कोशिका अंग है। ये दोनों ही आपके प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और फिर आरएनए से प्रोटीन जो है बनता है ट्रांसलेशन के थ्रू। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी प्रोसेस होती है तो ये अपना रोल प्ले करते हैं राइबोसोम और गोल्जी बॉडी। इसके बाद अपना जो आता है लाइसोसोम, तो ये क्या है, अपना सुसाइडल बैग है, जो कि क्या करती है, जो भी आपकी सेल्स नष्ट हो गई हैं, डैमेज हो गई है, उनको खा पी के पचा जाती है। एक तरीके से इसको क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल। क्या भी कहा जाता है इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम को। ठीक है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल कहा जाता है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इधर, ऑप्शन बी। आगे बढ़े, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है। किसी एसिड की बेस के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है। देखो, जैसे एसिड अपने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दी, अपने NaOH के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दी। इसकी जब अभिक्रिया इसके साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, NaCl सॉल्ट यानी कि लवण का निर्माण होता है, और HOH यानी कि वाटर का निर्माण होता है। अब ये कैसी अभिक्रिया होती है, तो आपको पता है कि जो एसिड है वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, और आपके जो बेस है वो क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। अब ये जो अभिक्रिया होती है इसमें H और OH क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाती है, उदासीन अभिक्रिया हो जाती है, न्यूट्रल रिएक्शन हो जाती है। जब एक स्ट्रॉन्ग बेस की स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और सॉल्ट और वाटर का निर्माण होता है, तो ये क्या है, आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, न्यूट्रल रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लो एसिड वीक है और आपका जो बेस है, बेस आप क्षार जो ले रहे हैं वो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो वो बेसिक रिएक्शन हो जाएगी। अगर आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, बेस कमज़ोर है, वीक है, तो आपकी वो एसिडिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है,
तो अब इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करवाई जाए उसको अपन कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो तत्व आपस में मिलते हैं और एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नई चीज जो बनाते हैं उसको अपन कहते हैं संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे कि मैग्नीशियम है, उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दो अगर आप, तो ये क्या हो जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक तरीके से कैसी अभिक्रिया है? आपकी संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जैसे एक यौगिक है, उसमें से किसी एक एलिमेंट को कोई दूसरा एलिमेंट क्या कर दे? विस्थापित कर दे, उसकी जगह पर आकर बैठ जाए, तो उसको अपन कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अपना इधर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा अंग पाया जाता है? बताइए। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स जो आपकी सेल्स होती हैं उनमें कौन सा अंग पाया जाता है? राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम? जो है इनमें से कौन सा जो है अंग दोनों के अंदर पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं जिनमें केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, वो हैं आपके प्रोकैरियोट्स। केंद्रक के ऊपर अगर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है तो वो होते हैं आपके यूकैरियोट्स। अब देखिए दोनों में ऐसा कौन सा अंग है जो दोनों में पाया जाएगा? तो अपना आंसर इधर आता है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। ये दोनों के अंदर होगा। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S आरएनए पाया जाता है। कौन सा? 70S राइबोसोम आरएनए पाया जाता है। और आपके जो यूकैरियोट्स है उसमें कौन सा पाया जाएगा? 80S। कौन सा? 80S। ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है। बाकी ये जो तीनों है ये किसमें? यूकैरियोट्स के अंदर आपके पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों में से कौन सी लेयर जो है सुरक्षा करती है? सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनसे कौन सी लेयर सुरक्षा करती है? O2, CO2, O3 या फिर N2O? देखो मुझे पता है कई बच्चे जो है बहुत जल्दीबाजी में पहले ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, लेकिन बच्चे ये क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? O2 जो है वो अपनी ऑक्सीजन है और इधर एक डिफरेंस है O3 जो कि क्या है? अपनी ओजोन लेयर है। तो ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 मॉलिक्यूल्स। और आपके जो ऑक्सीजन गैस है उसमें कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स है। ध्यान रखिएगा। अब कौन सी जो है आपकी लेयर हमारी प्रोटेक्ट करती है? हमको प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। तो आपके जो समताप मंडल है, कौन सा? आपके जो समताप मंडल है उसमें एक लेयर प्रेजेंट है जिसे अपन कहते हैं ओजोन लेयर। कौन सी? ओजोन लेयर है जो कि क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर सीधी ये जो आने लगे तो हमारे जो स्किन कैंसर है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन क्या है? जो आपकी ओजोन लेयर है उसकी थिनिंग हो रही है, वो पतली हो रही है, उसको कहते हैं अपन डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ये किसकी वजह से होता है? ओजोन का डिप्लीशन CFC की वजह से, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होता है, जो कि किस में से निकलता है? आपके ये जो रेफ्रिजरेटर है इनमें से सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपका निकलता है। अब इसको रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया जिसे अपन क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय देशों ने संधि की। ये इकलौती ऐसी संधि है जो सक्सेसफुल रही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। इंटरनेशनल संधि की गई जिसके अंतर्गत क्या कहा गया कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इनका यूज़ क्या कर दिया जाए? बहुत कम कर दिया जाए। ठीक है, तो अब इससे अपनी सुरक्षा कौन करती है? इधर O3 यानी कि ओजोन लेयर कहाँ पर प्रेजेंट है? समताप मंडल में प्रेजेंट है। अब देखिए आपकी जो N2O है नाइट्रस ऑक्साइड, वो क्या है? आपकी लाफिंग गैस है।
नाइट्रस ऑक्साइड क्या है आपकी लाफिंग गैस है, जिसे अपन कहते हैं ना हास्य गैस कौन सी है, वो कौन सी है आपकी N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये है आपका मेन रीज़न किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस उत्तरदायी है, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं। देखो, जब एक श्वेत प्रकाश की किरण को क्या किया गया, एक प्रिज्म से गुजारा गया, तो गुजारने के पश्चात क्या देखा गया कि ये जो श्वेत प्रकाश की किरण है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। कितने, 7 कलर्स में ये डिवाइड हो जाती है। अब इसको क्या कहते हैं, क्या अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या फिर वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक पृष्ठ पर गिरती है तो वो क्या है, उसी में वापस लौट जाती है, इसको अपन कहते हैं अपवर्तन। इसमें आपका जो आपतित किरण है, अभिलंब है और अपवर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर आपका आता है परावर्तन। तो परावर्तन में क्या होता है, जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो या तो अपने अभिलंब की साइड झुक जाती है या अभिलंब से दूर हो जाती है, उसको अपन कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकीर्णन क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, उसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण को इस प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, इसे कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। तो इसी की वजह से इंद्रधनुष में कितने कलर दिखाई देते हैं आपको, ये किसका रीज़न है, किस वजह से होता है, वर्ण विक्षेपण का रीज़न है। आपके इंद्रधनुष में आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर क्या इधर आ जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चंस के साथ अपन ने चारों ऑप्शन जो है वो भी डिस्कस किए हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट भी अपन ने डिस्कस कर लिए। हो सकता है एग्जैक्ट इस तरीके से आपका ना बने, लेकिन इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई एलिमेंट की जगह दूसरे एलिमेंट का नाम दे दे, लेकिन पैटर्न यही रहता है आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस का। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए लाइव क्लासेस से, क्योंकि मिशन ज्ञान जो है आपके लिए लाइव क्लासेस यहाँ पर चला रहा है। तो ऐसे ही बेहतर क्वेश्चंस के लिए, PYQ के लिए और आपके लाइव क्लासेस के लिए जुड़िए हमसे। अब मिलते हैं कभी और अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।